आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी और पीएससी के बारे में, यानी कि आपका इसका जो मोस्ट आपका जो काफ़ी फेमस एग्ज़ाम रहता है। इसके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इसके साक्षात्कार के बारे में। यूपीएससी के इन तीनों चरणों के बारे में, जिसका प्री है, फिर मेंस है, फिर आपका अंत में क्या नाम है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इट मीन्स आपका साक्षात्कार इंटरव्यू। यहां पर हम प्रत्येक चरण की रिक्वायरमेंट, उसकी चुनौतियां आदि के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा चरण की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा चरण कितने गंभीरता के साथ हमें सॉल्व करना चाहिए। तो आगे हम अपनी क्लास को बढ़ाएं और आप सभी यूपीएससी पीएससी की तैयारी में हैं, तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है इसके चरण, इसके स्टेज कितने चुनौतीपूर्ण हैं, इसके हर चरण की एक विशेष आवश्यकता है। तो यूपीएससी के 3 चरण, प्री, मुख्य, आपका मेंस और आपका साक्षात्कार। प्रीलिम्स, मेंस और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। चलिए अब हम बात करें प्री की। तो ये सिविल सेवाओं में प्री ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि इसी श्रेणी के क्वालिफाइड के बाद आप मेंस के दावेदार बनते हैं। पहली शर्त प्री क्वालिफाइड होना है। जब आपका प्री क्वालिफाइड होता है तब आप जाके मेंस के दावेदार बनते हैं, तब आप मेंस के लिए क्वालिफाइड होते हैं। इसकी चुनौती की बात करें तो ये इस मामले में असंभावित नेचर का चरण होता है। आप इसके बारे में पहले से कोई पूर्व कल्पना नहीं कर सकते कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, और ना ही आप इसके कट ऑफ के बारे में अनुमान लगा पाएंगे किस, और वो डिपेंड करता है पेपर के नेचर के ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी इसी चरण में होती है, इसलिए इस चरण को आप अनदेखा हल्के में न लें। हल्के में लेना आप सभी के लिए समझ लो एक तरह से भारी पड़ जाता है और पड़ सकता है। वो इसलिए भी कि इसमें 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर आपके सही मार्क्स में से 1 प्रश्न के नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए इस परीक्षा में आप रिस्क लेने से बचें। अच्छा जी, अब यहां पर हम क्या करें? यहां पर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें।
क्या है ये स्वयं का मूल्यांकन? तो स्वयं का मूल्यांकन करें। अब सपोज दैट अगर आपने 2026 की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको विद डेडिकेशन के साथ में 1 ईयर आपको प्रिपरेशन में चाहिए ही चाहिए। इससे कम समय में आप जो है इसकी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है, जटिल है। ठीक, स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अब हम स्वयं का मूल्यांकन किन आधारों पर करें? चलिए, तो स्वयं के मूल्यांकन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। बेस्ट आपका तरीका है कि लास्ट ईयर के प्रश्नों को उठाइए, आप उनको देखें और उनको हल करें। और अगला आप काम कर सकते हैं, मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर को आप हल करें। अगला कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज को आप हल करें। जब आप स्टडी करें, स्टडी के दौरान आप अपना मूल्यांकन करते रहें कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें और टेस्ट पेपर को या टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि एक तो आप अनावश्यक दिशा में नहीं भटकेंगे, और दूसरी बात कि आप ये जज कर पाएंगे कि मेरी स्टडी किस दिशा में चल रही है, कि क्या मैं जो पढ़ पा रहा हूँ उसका जो फ़ायदा है मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। एक बात। और इतने कर लेने पर भी, यदि आप इतना कर लेते हैं, चलिए, इतने पर अगर यदि आपके 60% अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के बाद, तो यहां पर मेरी आपको पर्सनल सजेशन तो यही रहेगा कि आप उस अटेम्प्ट को ना दें, अनावश्यक प्रेशर में ना पड़े, अनावश्यक हवाबाजी आप ना करें, क्योंकि ये यूपीएससी है और यूपीएससी अच्छों की हवा निकाल देता है। चलिए, हम बात को और बढ़ाएं आगे कि इस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, यानी कि आपका आईएएस की बात करें हम, तो इस एग्जाम में हर साल करीबन 8 से 9 लाख एप्लीकेशन दी जाती है, यानी कि इतने बच्चे फॉर्म को भरते हैं, और इसमें से 4 से 5 लाख बच्चे पेपर के लिए बैठते हैं, पेपर करते हैं। अब ये 4 से 5 लाख जो बच्चे पेपर देने बैठे हैं, इनमें से कुछ तो जो है हवाबाजी में बैठ रहते हैं, और कुछ व्यक्ति जो ऐसे हैं कि ठीक है होगा देखा जाएगा, और कुछ बच्चे हैं कि हमें निकालना है तो निकालना ही है, यानी कि आपके सीरियस कैंडिडेट आपके इसके अंदर होते हैं। चलिए, अब ये जो 4 से 5 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, इनमें से कुल रिक्तियां, टोटल रिक्वायरमेंट का, टोटल रिक्तियों का
12 से 13 गुना, 12 से 13 गुना प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं, अर्थात 12 से 13 गुना व्यक्ति एग्ज़ाम को, मेंस एग्ज़ाम को लिखने के लिए क्वालिफाइड किए जाते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम की गंभीरता को समझ सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको समझ सकते हैं, और बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ये आप समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या है? करना क्या है? तो अब आप इसमें देख सकते हैं प्रीलिम्स में 2 पेपर, एक तो आपका जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। इसका नाम है आपका सामान्य अध्ययन, और पेपर सेकंड का जो पॉपुलर जो नाम है वो आपका है सीसेट, अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो पेपर फर्स्ट है जो सामान्य अध्ययन का विषय है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, अब उसका यहाँ महत्व क्या है और किन किन सेक्टरों से प्रश्नों को पूछा जाता है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपके सिलेबस में क्या क्या शामिल है जरा ये चर्चा करते हैं। एक तो आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना। दूसरा कर सकते हैं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला कर सकते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। अगला कर सकते हैं आप भारतीय राज्य व्यवस्था। अगला कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला कर सकते हैं पर्यावरणीय स्थितिकीय, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय। और अगला कर सकते हैं आप सामान्य विज्ञान। तो ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट है जहां से आपके प्रश्नों को पूछा जाता है। ऑन दी अदर हैंड पेपर सेकंड जिसका नाम सीसेट है, तो इसमें भी आपका पूछ लिया जाता है। इसमें भी जैसे बोधगम्यता हो गया, संचार कौशल हो गया, तार्किक कौशल हो गया, निर्णय लेना हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया और आंकड़ों का निर्वचन हो गया। चलो,
क्योंकि इसलिए पेपर सेकंड की हम यहाँ पर बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेपर सेकंड जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, क्वालिफाइंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स पे है वो आपके 33% मार्क्स, मतलब आपको जो है 33% मार्क्स लेके आने हैं आप प्रीलिम्स के लिए। बहुत अच्छा, अब बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट की। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया यूपीएससी ने आपके लिए नहीं बनाया है कि आपको यहाँ पे इतना लेना। यहाँ पर प्रश्न पत्र की गंभीरता और आपकी स्टडी के प्रति आपकी पकड़ कितनी है, आपकी समझ कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर हम पिछले वर्ष की अगर बात करें कि पेपर फर्स्ट का कितना कट ऑफ किस किस ईयर में रहा है, तो एक आपको सामान्य सा एक दृष्टिकोण मिल जाएगा कि हमें कितनी तैयारी करनी है। चलो, तो जो पेपर फर्स्ट है अगर हम बात करें 2011 से लेकर 2014 तक की, तो प्री की जो कट ऑफ थी दोनों पेपरों को मिलाकर बनाई जाती थी, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो दोनों मार्क्स पूछे जाते थे। लेकिन 2014 के बाद यानी कि 2015 से इसमें जीएस पेपर को ही आधार बना, जीएस पेपर का जो फर्स्ट पेपर है उसको ही आधार बनाया गया है, यानी कि जीएस पेपर सेकंड का जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो नाम का पेपर है, सेकंड पेपर है, उसको अब आपकी कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि अब इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न बना दिया गया है। ठीक, चलिए, तो अब बात करें 2015, तो 2015 में जो व्यक्ति 107 मार्क्स लेके आ रहा है पेपर फर्स्ट में, वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड समझ लिए हो जाए। तो वहीं 2016 की बात करें तो यहाँ पर 116 मार्क्स निर्धारित है। 2017 की बात करें तो यहाँ पर आपके 105 मार्क्स पर आपका कट ऑफ था। 2018 में बात करें तो आपका 2019 की बात करें तो फिर इस ईयर आपका 98 है, और 2020 की बात करें तो यहाँ पर आपके 93 मार्क्स पर कट ऑफ चली गई थी। वहीं 2021 की बात करें तो 88 नंबर्स पर कट ऑफ थी। 2022 की बात करें तो सेम यहाँ पर भी इतना ही रहा था। 2023 की बात करें तो लगभग 75.41 पर इसकी मेरिट यानी कट ऑफ रही थी। हमने देखा कि जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता है उसकी कठिनाई बढ़ती है, वैसे ही वैसे आपका कट ऑफ भी डाउन होता है। पेपर सिंपल होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, नहीं तो डाउन होगा। तो आपने इसमें देखा होगा कि किस प्रकार से किस किस ईयर में पेपर जीएस पेपर फर्स्ट का महत्व कितना रहा, यानी कि जो व्यक्ति 2015 में इतने नंबर लेके आ रहा है वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गया है। ठीक, हम बात को अपनी और आगे बढ़ाते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपने प्रीलिम्स को किस प्रकार से इम्प्रूव करना है ताकि हमारी सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाएं।
तो यहाँ पर मैं अतीत की क्लास में पहले भी मैं कहता आया हूँ और अब भी आप सभी से कह रहा हूँ कि कुछ ना करें तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना करते रहें कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, जैसे आपकी सामान्य विज्ञान, वो सामाजिक विज्ञान, इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं इतिहास का, भूगोल का और आपका सिविक्स का, और कर सकते हैं आपको जो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपकी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वहीं बात करें हम एनसीईआरटी की ही विज्ञान की किताबों का, तो इसमें आपका बायो है, केमिस्ट्री है और आपका फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें आपके समसामयिक काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ों इम्प्रूव हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इस पर आपको अपनी पहनी नज़र और गाढ़ी नज़र बना के रखनी होगी। तो यहाँ पर आप जो है इनके साथ में समसामयिक घटनाओं, समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर पढ़ना होगा, तभी आप अपडेट रह पाएंगे। अच्छा, ये एनसीईआरटी आपकी हो गई। अब आप और कर सकते हैं आगे करंट अफेयर। कि करंट अफेयर को हम लोग क्या करें, तो करंट अफेयर पढ़ते वक्त आप एक काम कीजिए कि जो परंपरागत आपका जो ट्रेडिशनल मटेरियल है, उसके साथ में इसे कोरिलेट करते हुए आप पढ़ें, क्योंकि फैक्ट जो करंट अफेयर जो पढ़ते हैं, जितनी तेज़ी के साथ आप पढ़ते हैं उतनी तेज़ी के साथ में वो आपके माइंड से निकल के भी चले जाते हैं। तो इसलिए यही है कि करंट अफेयर को आप अपने ट्रेडिशनल जानकारी के साथ में पढ़ें। इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो फैक्ट जो मजबूत होगा, दूसरी बात जो आपके परंपरागत स्टडी मटेरियल है, ये परंपरागत स्टडी है, वो भी आपकी अपडेट होती रहेगी। तो इन चीज़ों के साथ में आप जो है पढ़ते रहें। आगे हम बात करते हैं अपनी अब बात करें हम आगे अपनी स्टडी की, तो हम अपने पॉइंट को और बढ़ा सकते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल के और आपके अध्ययन के कुछ खंड ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्री और मेंस दोनों एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, और उन्हें पढ़ना भी बेहतर है और उन्हें पढ़ना भी चाहिए एक साथ। इन खंडों को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि हम प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ेंगे या मेंस के लिए आपकी
अलग पड़ेंगे। तो इन खंडों को, इन सेक्शंस को आप दोनों को एक साथ तैयार करें। अगला, और जिन्हें रटने से काम चलता हो उन्हें आप रटें। यानी कि कुछ क्वेश्चन या कुछ फैक्ट आपके रटने वाले फैक्ट होते हैं, उनको आप रटें, क्योंकि उन्हें रटने से ही काम चलेगा। ठीक, अच्छा जी। बच्चों को स्टडी के साथ में एक बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे अभी हमने बात करी है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उस नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आप घाटे में न जाएं। आप उस नेगेटिव मार्किंग का जो आपके अंदर जो है एक डर, उसको हम दूर कैसे करें? तो उसके लिए हम एक अच्छी रणनीति भी अपना सकते हैं। उस रणनीति के तहत जो है उसको हम करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग को दूर करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके उतना आप जो है उनको अभ्यास करें, उनकी प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, कि इसमें आप जो है ऐसे एग्जाम में यूपीएससी के इसमें 100% अटेम्प्ट करने की जो एक विचारधारा है उससे आप बचें, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी आपसे 100% अटेम्प्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जितना आता है उतना सफिशिएंट है। सेफ जोन में आप खड़े हो जाएं, इतना आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें करेंगे ताकि हमारी स्टडी और अच्छे से तरीके से हो सके। कि हम नेगेटिव मार्किंग को, उसके डर को कैसे दूर करें। नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर डर है, एक भय है, इसको हम दूर कैसे करें? तो उसकी रणनीति क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, उस पर चर्चा। चलिए, आपके सामने तो क्वेश्चन पेपर आया। चलिए, हल करने का तरीका और किस प्रकार से हम अपने मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले उन्हीं को करें, उन्हीं क्वेश्चंस को जिसमें आप 100% श्योर हैं। सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को आप करें जिन प्रश्नों में आप 100% श्योर हैं। अनावश्यक गैस का उपयोग यहाँ पर ना करें कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पूर्व
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति क्या क्या होती है हमारे सामने, कि उन्हीं क्वेश्चन को करें जिसमें आप 100% श्योर। आपने एक फैक्ट बार बार पढ़ा है और उस फैक्ट को चेक करने का समय कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पूर्व संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रहा है आपके लिए सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, बी कह रहा है बी आर अंबेडकर, सी कह रहा है टी कृष्णाचारी और डी कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो ऐसे प्रश्न आपने इस फैक्टर को बार बार पढ़ा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को पहले किसे बनाया गया था, तो ये फैक्ट आपने पढ़ा है कि ये थे नहीं, ये थे नहीं, ये थे नहीं, ये सीधे आंसर बिल्कुल आपने चलिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें किसी प्रकार कोई नहीं, आपको आता है, आपको आंसर कर दिया। चलिए अब अगली बात, जिस प्रश्नों में आपको डाउट, चलिए अब यहां पर आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। क्या है एलिमिनेशन मेथड? चलिए बताता हूं। इसी को हम कहते हैं 50-50। चलिए 50-50 क्या है, चलो ये देखते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन ए, बी, सी और आपके डी। 50 का मतलब होता है कि इसमें से 2 ऐसे विकल्पों को छांटिए जिसका कोई संबंध नहीं है। चलिए 50% आपने एलिमिनेट कर दिया कि ए और डी तो हो नहीं सकता। अब बचे आपके पास में बी और सी, यानी कि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आंसर बचे सी, बी और सी। आपने बी और सी में आप कंफ्यूज्ड हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। चलिए आपने कहा कि ये हो नहीं सकता, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो हमें, लेकिन ये पढ़ा है मैंने और इस प्रकार का मुझे माना कि हाँ हो सकता है, तो आप मार सकते हैं। चलिए इसका भी हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लें। इस एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए चलिए कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप
किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करेंगे। कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करेंगे। प्रश्न बेशक सीधा सा है, लेकिन इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, और एलिमिनेशन का मेथड का यूज कैसे करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो, ऑप्शन आपको दे रहा है, एक तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी, नियंत्रण का अभाव। सी, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर। डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। चलो समझिए जरा इसकी गंभीरता को। प्रश्न आपने समझ लिया कि यहाँ पर राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या कौन सी हो सकती है। चलिए, ऑप्शन 4, एक तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, और स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का। अब आपसे कहा जाए कि सबसे पहले इनमें से दो विकल्पों को हटाइए, तो आप सबसे पहले इनमें से दो विकल्प को हटा देंगे कि इसका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अर्थ, मतलब ये दो जो प्रश्न हैं, ये जो दो स्टेटमेंट हैं, ये यहाँ से किसी प्रकार का कोई नहीं जुड़े हुए। चलो, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बची 50% की विकल्प ए सही है या विकल्प डी सही है। अब 50% आपका हो गया। अब जो बाकी 50% बचा हुआ है, इसमें आप रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है, और वो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो तभी आपकी कारगर है जब आपने अतीत में ठीक ठाक सा अध्ययन, इस अध्ययन किया। चलिए फिर देखिए कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करेंगे। तो क्या ये राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण है? नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास में बचा, ये भी आपने काट दिया, ये भी आपने काट दिया, ये भी आपने काट दिया। अब बचा क्या कि अगर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या जो हो सकती है वो हो सकती है कि
स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का एक आपको अवसर मिलता है स्वतंत्रता की। तो ये जब आपको DPSP में पढ़ाऊंगा, जब आपको भारत का प्रियम्बल अर्थात भारत की प्रस्तावना में पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। अब है आपका किस प्रश्नों को आपको टच नहीं करना है, उनको नहीं छूना है, किस प्रकार के प्रश्नों को। चलो इस मेथड में किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप टच ना करें। इसमें A, B और C और D 4 ऑप्शन प्रश्न आपने स्टडी की है और चीज़ें आपके जहन में हैं, किंतु फिर भी ये प्रश्न आपके पकड़ में नहीं है या आपने इसकी स्टडी नहीं की है, तो ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर नहीं दे सकते। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें, उसी में आपकी भलाई है। किन प्रश्नों को छोड़ना है, कैसे प्रश्नों को छोड़ना है, इसका भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि लिख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट कि हाल ही के वर्षों में चार्ट गिनी, माली, और सूडान और आपका सूडान ने निम्नलिखित में से किस कारण अंतर्राष्ट्रीय आकर्षित किया? कि हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस कारण अंतर्राष्ट्रीय जो ध्यान आकर्षित किया, जो इन सभी देशों में संबंधित है। ऑप्शन है आपके दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज। बी, चीनी सैन्य
चीनी सैन बेस का होना। सहारा सहारा मरुस्थल का दक्षिणमुखी प्रसार। और डी एंड लास्ट है आपका सफल तख्ता पलट। चलिए, प्रश्न है आपका कि हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रश्न है आपका यह है। तो जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता हो, और पता होंगे कैसे, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जब ना मिले तो वहाँ से आपको किनारा कर लेना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर वहाँ से निकल जाएं, ठीक है। फिर आपको मैं एक बात कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम का जो नेचर है, जो यूपीएससी का, वो आपका